मेरा नाम अकबर खमीसो ख़ान है और मेरे फादर ना सिर्फ सूबा सिंध पाकिस्तान बल्कि बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता अलगोज़ा नवाज़ थे, उस्ताद खमीसो ख़ान। और हमारी फ़ैमिली को ये एज़ाज़ है कि हमारी फ़ैमिली में हमारे वालिद साहब और हमारे वालिद साहब के जो चचा थे उन्होंने भी अलगोज़ा यानी कि एक पीढ़ी दर पीढ़ी ये साज़ जो है वो बजाते हुए आ रहे हैं। और ये जो साज़ है इसको अलगोज़ा भी कहते हैं, बीनू भी कहते हैं, पावा भी कहते हैं और बहुत से दूसरे नाम भी हैं। ये जो साज़ है ये ख़ास किस्म की लकड़ी से बनता है। इसमें दो लकड़ियाँ जो अमूमन इस्तेमाल होती हैं, उसमें एक लकड़ी किरड़ की होती है जिसका ये अलगोज़ा है और एक होती है शीशम टाली की। लेकिन टाली की भी जो अलगोज़ा होता है इसमें जो रीड इस्तेमाल की जाती है यानी कि जो इसमें जो जिसकी वजह से आवाज़ निकलता है वो किरड़ की होती है। किरड़ की लकड़ी की फ़ायदा ये है कि ये कितने भी 100 साल गुज़र जाएं इस लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं लगता और ये मना उसी तरीके से रहती है। जहाँ तक इस साज़ को बजाने का एक ताल्लुक़ है तो ये ब्रीथ से बजता है, सांस से, यानी एक सांस से, यानी कि नाक से सांस को खींच के अपने गालों में उस हवा को स्टोर किया जाता है। फिर जब हम अलगोज़ा बजाते हैं तो गाल में स्टोर की हुई जो हवा होती है वो ख़त्म होने से पहले हम नाक से दूसरी हवा खींच के गालों से कनेक्ट करते हैं, जिससे उसका अलगोज़े का जो बाज का जो तसलसल होता है वो ख़त्म नहीं होता और वो बचता ही रहता है। तो ये बहुत मुश्किल साज़ है फूक के साज़ों में। और ये जो साज़ जब आया तो ये सिर्फ़ मिस्र से चला था, ये सिर्फ़ इस शेप में था, ये जैसे ये बांसुरी है। तो जब ये तिजारत होती थी तो यहाँ पर जब ये बलूचिस्तान में आया, बलूचिस्तान से, मिस्र से, तुर्की से होता हुआ, ईरान से होता हुआ, फिर बलूचिस्तान और जब सिंध का बहुत बड़ा ख़ित्ता होता था तो यहाँ के जो सौदागर जब ये ट्रांसफ़र करते तो कई साज़ एक दूसरे से वो ट्रांसफ़र करते थे, यानी कि सौगात देते थे, गिफ्ट देते थे कि यार ये हमारा साज़ ले जाओ, वो कहते हैं ये आप अपना साज़। फिर ये एक्सचेंज हुआ। तो फिर जब यहाँ पे आया तो यहाँ पर एक इसमें जिद्दत हुई कि उन्होंने बोला कि यार ये सिंगल बजता है तो उसको हम डबल बजा के देखें। तो ये डबल बजा, लेकिन जब डबल आया तो ये एक जितने होते थे, यानी कि इसका जो एक आसान लफ्ज़ों में कहूँ कि जब एक जितने साज़ का मकसद ये है कि उसका जो सप्तिक है, जो सुर का जो एक कॉर्ड होता है वो सेम सुरों का होता था। लेकिन उसके बाद जब मिस्री खान जमाली साहब पाकिस्तान वजूद में आया तो उन्होंने ये जिद्दत की कि इसका जो ड्रोन है वो बेस कर दिया उसका, यानी पहले एक जितने होते थे और उसका नाम होता था सतारा, अलगोज़ा को कहते थे। सतारा वो एक सेम साइज़ के होते थे, उसमें जो स्केल होते थे वो अलगोज़े में कुछ इस तरीके से बजते थे, यानी कि कई स्केल यहाँ से बजते थे और कई इधर से और कई इधर से। यानी कि उसमें वो जो एक जितने होते थे उसमें जो नीचे के जो 3 हॉर्न होते थे उससे वो बी वैक्स होती थी, बी वैक्स से उसको ट्यून करके उसको हर सुर के साथ बना बजाते थे। लेकिन इसमें भी वही सुर है, बेस के साथ में इसको फिर आप स्केल चेंज कर सकते हैं, यानी कि डी शार्प से आप सी शार्प पे ला सकते हैं। फिर आप उसको और भी अपना हर माना सुर पे, ये जो इसके नीचे जो सुराख होते हैं जो ड्रोन में, यानी कि जो ब्रीथ का एक ही सुर का तसलसल देता है, जस्ट लाइक दिस। तो इस तरीके से जो है ना वो इसमें जो है ना वो सुर चेंज करने के लिए होता है। कोविड से पहले बहुत ज़्यादा कॉन्सर्ट्स होते थे एवरी जगह पे, यानी कराची में भी हो रहे हैं, लाहौर में भी हो रहे हैं, यानी कि हर जगह पे कोई ना कोई महफिलें होती थी। उससे ना सिर्फ मैं बल्कि हर तबके का जो आर्टिस्ट था उसको अच्छा रोज़गार मिल रहा था। लेकिन कोविड के बाद लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई, ना सिर्फ आर्टिस्ट की बल्कि जिस शूबे के भी लोग हैं उन सब की ज़िंदगी बड़ी मुतासिर हुई। दुकानदार भी परेशान, तो म्यूज़िशियन भी परेशान, हर बंदा। लेकिन म्यूज़िशंस ज़्यादातर मैं समझता हूँ मुतासिर हुए। उसकी वजह ये है कि म्यूज़िशनों का तो गुज़र बसरी साज़ बजाना है और गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट, ख़ास सपोर्ट आर्टिस्टों के लिए नहीं है, ना कोई ऐसी कोई NGO है, ना कोई ऐसी फंडिंग है।
बल्कि यहाँ तक कि जो लोग भी ऐसा करते हैं तो वो पहले बड़ी तस्वीरें भी करते, पब्लिसिटी भी करते। ना सिर्फ एक सफ़ेद पोश बंदा, कोई भी आर्टिस्ट हो, उसकी एक इज़्ज़त होती है। वो नहीं चाहता कि मेरे को अगर कोई हेल्प करे तो वो कोई शो करे। तो कई बेचारे आर्टिस्ट ऐसे हैं, बड़े बड़े उस्ताद, जो बताते ही नहीं हैं, बल्कि वो इस्लामाबाद में बड़े बड़े उस्ताद मुझसे मिलते हैं तो मुझे कहते हैं यार बेटा, हमसे कहा नहीं जाता, हम बस जैसे तैसे बस गुजारा कर लेते हैं। अब ये देखिए कि कई आर्टिस्ट हैं, सितार नवाज, वो मोटरसाइकिलों का काम कर रहे हैं। कई जो बेचारे हैं वो, यानी कि जो इनकी फील्ड नहीं है वो दूसरी फील्डों में, कि क्या करें, आखिर रोज़गार भी कमाना है और बहुत कुछ अपनी फैमिलीज़ के ख़र्चे भी पूरे करने हैं। तो ये हर म्यूज़िशन के लिए, उस म्यूज़िशन को जिसका सिर्फ़ और सिर्फ डिपेंड वो अपने साज़ बजाने पे या फिर गाने पे करता है। मेरे शागिर्द, मैंने पाकिस्तान में मेरे चार शागिर्द हैं और बैरून मुल्क मेरे 3 शागिर्द हैं जो अभी इस वक्त मुझसे सीख रहे हैं। पाकिस्तान में ये जो अलगोज़े का मैं जो फ्यूचर देख रहा हूँ वो ये है कि पहले फीडबैक होती थी, गवर्नमेंट की बड़ी ज़्यादा तवज्जो होती थी अपने ख़ास कल्चरल साज़ों पे। अलगोज़ा हमारा रवायती साज़ है, चिमटा ढोल हमारा रवायती साज़ है, रुबाब हमारा रवायती साज़ है, सरोज़ बेंजो हमारे रवायती साज़ हैं। बेंजो की बात नहीं करता मैं। तो ये हमारे रवायती साज़ हैं। तो अब पूरी दुनिया में हर मुल्क में, जब क्योंकि मैंने काफ़ी इंटरनेशनली फेस्टिवल मैंने अटेंड किए हैं, उधर वो क्या करते हैं, वो ज़्यादातर अपने जो कल्चरल चीज़ें होती हैं उसको भेजते हैं। तो उसमें उनकी कल्चर उजागर होता है। लेकिन हमारे पास अब कल्चरल एक्टिविटीज़ चंद रह गई हैं। यानी कि मेरी नज़र में तहज़ीब फाउंडेशन हो गई, जनाब सैफ समझो साहब की लाहौती जो हो गई, उसके अलावा अपना रफ़ी पीर थिएटर है इस्लामाबाद में, आल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस है। यानी कि चंद ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, एक्टिव हैं जो। लेकिन इस असना में जो मैं नहीं देख रहा जिनकी एक्टिविटीज़, रफ़ी पीर थिएटर ने अभी बिल्कुल एक्टिविटीज़ बंद की हुई हैं बस, बल्कि सिर्फ ये अभी तहज़ीब और लाहौती फाउंडेशन आर्टिस्टों के लिए कुछ ना कुछ वो कोई ऐसे प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, रिकॉर्डिंग्स कर रहे होते हैं, जिससे ये कम से कम सोशल मीडिया में जो घर में बैठ के जो लोग म्यूज़िक अच्छा सुनने को मिलता है, अच्छी नॉलेज मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये काम हमारी गवर्नमेंट को करना चाहिए जो अब ये ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं। लाइव, जैसे मैंने लाहौती में बजाया लाइव, एक तो मैंने एक चीज़ देखी कि अक्सर ये होता है कि फ़ोक म्यूज़िक जब ज़्यादातर उसके लिए बड़ी एक ख़ास उम्र के लोग के तबके के लोग जो है ना वो आते हैं। लेकिन लाहौती में मैंने एक चीज़ देखी कि यहाँ इसमें यूथ बहुत आया, और यूथ में लाहौती ने ना सिर्फ अपने कल्चर को यूथ को सुनवाया, यानी कि ये एक बहुत बड़ी बात है कि ये एक किस्म की एक तालीम है और मालूमात है जो आप अपने इस फेस्टिवल के ज़रिए यूथ को दे रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने जब मैं वहाँ पे परफॉर्म मैंने किया और इतना अच्छा रिस्पांस, डिसिप्लिन के साथ, बड़ी मना ज़बरदस्त किस्म की ऑडियंस ऑलवेज। मैंने लाहौती में जब भी परफॉर्म किया मुझे इतनी इज़्ज़त मिली और इतना मेरे को रिस्पांस मिला कि मैं हमेशा ये हर साल ये दुआ करता हूँ कि दोबारा मेरा ये मौका आए और मैं यहाँ पे परफॉर्म करूँ, क्योंकि जहाँ पे अच्छी ऑडियंस होती है वहाँ पे परफॉर्म करने का वाकई दिल चाहता है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि ये भी बहुत बड़ा कदम है कि आपने उसी ऑडियंस के लिए, बेशक वो अपने घरों में बैठे हुए हैं, ये सोशल मीडिया इंटरनेट के ज़रिए आप उन तक ये म्यूज़िक पहुंचा रहे हैं। यानी कि ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर आप करना चाहें तो आप नहीं करना चाहें, आप अपना बजट नहीं ज़ाया करना चाहते, लेकिन आप कर रहे हैं। किन के लिए कर रहे हैं? इनके लिए कि इनको अच्छा म्यूज़िक मिले, अच्छी नॉलेज मिले अलगोज़े की और मुख्तलिफ़ साज़ों की, मुख्तलिफ़ सूफ़ियाना कलाम की, यानी कि हर मौसीकी के हवाले से एक बहुत बड़ा कदम है। ये मैं बार बार कहता हूँ कि ये कदम हमारी गवर्नमेंट को उठाना चाहिए, जो कि लाहौती के प्लेटफॉर्म से ये जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं। देखिए,
सबसे जो बुनियादी बात होती है वो होती है आपकी तहज़ीब, आपका सकाफ़त, आपका कल्चर। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे सिंध की जो तहज़ीब और हमारा जो कल्चर है वो तो ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप है। तो जब मैं यहाँ से जाता हूँ मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं एक सिंधी हूँ और अपने सिंधी तहज़ीब से मेरा ताल्लुक़ है और ये सूफियाने कराम की सरज़मीन है और यही मेरी शनाख्त है, यही मेरी पहचान है। अब मैं चाहे इस्लामाबाद जाऊँ, चाहे मैं दुनिया के किसी भी कोने पे जाऊँ। मैं आपको बताता हूँ, बाहर की ऑडियंस उनके कुछ अपने सुनने के तरीके हैं। फ्रांस में कुछ अलग हैं, यूरोप में कुछ अलग हैं। वहाँ पे ये होता है कि वो आपका म्यूज़िक सुनते हैं तो वो बड़ी खामोशी की, यानी कि आप का ऐसा महसूस होता है जो पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम जाता है बाहर पर, वो ऐसा लगता है कि मैं फ़ेल हो गया, क्योंकि बिल्कुल सन्नाटा होता है। आप लाइट पूरे ऑडिटोरियम में नहीं होती, सिर्फ आर्टिस्ट के ऊपर फोकस किया होता है लाइट ने। जब आपकी परफॉर्मेंस ख़त्म होती है तो उसके बाद जो तालियां होती हैं ना, वो बताती हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही। यानी कि वो इतना इन्वॉल्व होकर म्यूज़िक को सुनते हैं, उसमें आपको कोई सीटी की आवाज़ नहीं आएगी, कोई ताली की आवाज़ नहीं आएगी। तो वहाँ पे और यहाँ पर यहाँ के जो हमारी ऑडियंस है बिंदास है, वो इंजॉय भी करती है, तालियां भी बजाती है, सीटियां भी मारती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जी के म्यूज़िक को सुन के मैं जो मज़ा है ना, वो ऐसे चुप करके नहीं सुनने में मज़ा है। तो उससे आर्टिस्ट का दिल बहुत बड़ा होता है कि यार बीच में तालियां बज रही हैं और वो, तो उसमें बड़ा एक अलग सा एक खुशी महसूस होती है। मैं कहता हूँ कि मैं आपको 3 चीज़ों की, चाहे आपका, मैं सिर्फ अपने एहसास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर शोबे की बात कर रहा हूँ। आप अगर कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में तो सिर्फ एक चीज़ छोड़ दें और वो आसरा है। आसरा इंसान को कमज़ोर कर देता है। अगर आपने आसरा छोड़ दिया और आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में आ गए तो आप दुनिया की हर चीज़ को आप पार कर जाएंगे। अगर आपने आसरा ले लिया और आपने बोला कि मैं इसके आसरे, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आप सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मेरे पास ये साज़ है, मुझे इतना पता है कि अगर ये साज़ में मुझे रोज़ी कमानी है तो ये मैं जाके कहीं पे भी बजा के मेरे को अपने बच्चों का रोज़गार भी मैं ला सकता हूँ। मैं किसी के सामने से हाथ नहीं फैलाऊंगा कि मुझे कुछ दो। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर मेरे पास हुनर है, तो अगर मेरे पास ताकत है, तो मैं अगर कोई मजदूरी भी करके मैं अपने बच्चों का पेट कर, यानी कि ये ना करें। हाथ फैलाना आप को कमज़ोर कर देता है, आसरा लेना आपको कमज़ोर कर देता है। ये आप कभी भी अपने में आदत नहीं डालें।